वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। इन क्लासेस के माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसका मोबाइल नंबर है 8299269660। इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल करके आप ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आकांक्षा तिवारी आपको सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। सोलर सिस्टम से अक्सर परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं अपने क्लास के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करूंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल। प्रश्न उठता है कि सौर मंडल का जनक कौन है। तो जो निहारिका जो है, निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। जनक या जन्मदाता माना जाता है। या ये कहें कि सौर मंडल की उत्पत्ति कहां से हुई है? निहारिका से। तो निहारिका क्या है? निहारिका ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और ये तारे जो है समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि बड़े बड़े समूहों में वितरित हैं। इन बड़े बड़े समूहों को ही हम निहारिका कहते हैं। निहारिका में सिर्फ तारे ही नहीं हैं, बल्कि धूल के कण और हाइड्रोजन जैसे तत्व भी सम्मिलित हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो हमारा सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा में स्थित है। तो हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला, जिसको कि हम मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं। दुग्ध मेखला को हम मिल्की वे कहते हैं या मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे या मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। एक प्रश्न हमारा ये कवर हुआ। दूसरा ये है, जो हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला या मंदाकिनी आकाशगंगा, इसके समीप कौन सी आकाशगंगा स्थित है? तो दुग्ध मेखला या फिर हमारी आकाशगंगा के समीप जो आकाशगंगा स्थित है उसको हम एंड्रोमीडा के नाम से जानते हैं। एंड्रोमीडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के समीप स्थित है। तो कौन सी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के समीप स्थित है? तो उसका नाम है एंड्रोमीडा। अब देखेंगे कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सौर मंडल के अंतर्गत सबसे पहले हम सूर्य, जो कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। दूसरा ग्रह, जिनको हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। तीसरा उपग्रह। चौथा धूमकेतु। पांचवा उल्का पिंड। छठवां क्षुद्र ग्रह, जो छोटे छोटे उल्का पिंड हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य, उनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा धूल कण। इन सभी का अध्ययन जो है हम सौर मंडल के अंतर्गत एक एक करके करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगी। तो चलिए सूर्य के बारे में शुरू करते हैं। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप उसको अवश्य ही पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है।
तो हमारी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, सूर्य जो है वो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हम देखेंगे कि एक गैसीय गोला है, तो इसमें गैसें कितनी मात्रा में, कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो है वो 71%। 71% पे क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन 71% पे पाया जाता है, जबकि 26.5% पे हीलियम गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस पाई जाती है। इसके अलावा 2%, 2.5% पे अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बनता है कि सूर्य पर हाइड्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है? 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5%। कभी कभार ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात जो है वो 3:1 है। सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना है? 3:1 है। ठीक है, अब देखेंगे सूर्य का परिक्रमण काल। जब हम सूर्य के परिक्रमण काल की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जो सूर्य है, हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, दुग्ध मेखला, उसके केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है, उसको हम सूर्य का परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य जो है अपना परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। सूर्य का परिक्रमण काल जो है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है, जिसको हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। जो 25 करोड़ वर्ष की जो समय अवधि है उसको हम ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,000 13,92,000 है, जो कि पृथ्वी के व्यास से, जो कि पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। जो पृथ्वी का व्यास है उससे 110 गुना अधिक है किसका व्यास? सूर्य का व्यास। अब ये प्रश्न उठता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? सूर्य पृथ्वी से 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इसको हम लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं। तो जो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, जो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है जो 15 करोड़ किलोमीटर, इसको हम एक खगोलीय इकाई, इसको हम एक खगोलीय इकाई के रूप में जानते हैं। एक खगोलीय इकाई के बराबर कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई क्या है? अगर प्रश्न उठता है तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो एक खगोलीय इकाई है। ठीक है, आगे देखेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड, और कहीं कहीं 18 सेकंड भी लिखा होता है तो वो भी सही है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें कि सूर्य के धरातल के ऊपर के मंडल, सूर्य के धरातल से ऊपर के मंडल, इनके बारे में भी हम इसमें जानकारी लेंगे कि सूर्य के धरातल से ऊपर कौन कौन से मंडल स्थित हैं। तो पहला है जिसको हम प्रकाश मंडल, पहला कौन सा है? प्रकाश मंडल, जिसको कि हम इंग्लिश में फोटो स्फीयर के नाम से जानते हैं। दूसरा है वर्ल्ड मंडल, वर्ल्ड मंडल जिसको कि हम क्रोमोस्फियर के नाम से जानते हैं। तीसरा मंडल है कोरोना, जो कि अभी चर्चा में है। ठीक है, तो सूर्य के धरातल के ऊपर जो मंडल स्थित है उसको पहले को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फियर या वर्ल्ड मंडल, और कोरोना। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल के बारे में बताऊंगी। प्रकाश मंडल, जो सूर्य के धरातल के ऊपर जो मंडल है उसमें पहला मंडल कौन सा है? प्रकाश मंडल। ठीक है, तो सूर्य की दीप्तमान सतह को, दीप्तमान मतलब चमकती हुई सतह को हम प्रकाश मंडल के नाम से या फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश मंडल का संबंध सौर कलंक से है। प्रकाश मंडल का संबंध सौर कलंक या सूर्य के धब्बे या सूर्य के धब्बे, इनसे है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये सौर कलंक या फिर दीप्तमान सतह क्या होती है। पहले इसको देखेंगे। जैसे ये है सूर्य, ये मैंने क्या बता दिया? सन। ये सन है, सन में ये अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो इस पर दीप्तमान जो सतह है इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल।
ठीक है। अब ये जो प्रकाश मंडल है, इसी में ही छोटे छोटे ये जो जो धब्बे पाए जाते हैं, इनको हम, इन धब्बों को हम सौर कलंक, सौर कलंक के नाम से जानते हैं। जो प्रकाश मंडल में जो धब्बे पाए जाते हैं, उनको हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। सौर कलंक का जो चक्र है, जो चक्र है, सौर कलंक का जो चक्र है, वो 22 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक चलता है? 22 वर्ष तक चलता है, जिसमें 11 वर्ष में जो धब्बा है बढ़ता है, धब्बा बढ़ता है, और 11 वर्ष में जो धब्बा है वो घटता है। जो सौर कलंक जो है, जो प्रकाश मंडल में स्थित है, उसमें 11 वर्ष में धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष में धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर ये धब्बा दिखाई देता है, जब सूर्य की सतह पर ये धब्बा दिखाई देता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात आते हैं, और जो गर्म जल धाराएं हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी अल नीनो की जल धारा, उसकी दिशा में परिवर्तन भी जो है वो सौर कलंक के कारण ही आता है। चुंबकीय झंझावात से अगर हम समझें, तो जब कभी सूर्य की सतह पर जब धब्बा दिख रहा होता है, उस समय हमारे रेडियो, टीवी, इनके प्रसारण में जो है कठिनाई होती है, या बीच बीच में सिग्नल्स की प्रॉब्लम होती है, जब वहां पर सूर्य की सतह पर जो वो धब्बा दिख रहा होता है। तो आपने क्या क्या सीखा? प्रकाश मंडल में सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का संबंध जो है वो सौर कलंक या फिर हम सूर्य के धब्बे से है। जो सूर्य के धब्बे हैं, उसका चक्र 11 वर्ष का होता है, 22 वर्ष का होता है, जिसमें 11 वर्ष में धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष में धब्बा घटता है। ठीक है, इतना हमने प्रकाश मंडल में जाना। आगे हम जानेंगे जो दूसरी लेयर हमने बताई थी आपको, वर्ल्ड मंडल, जिसको हम क्रोमोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसका नाम है वर्ल्ड मंडल। वर्ल्ड मंडल, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोस्फियर। अब ये क्रोमोस्फियर क्या होता है? मैंने आपको सूर्य बनाया, ठीक है, सूर्य में प्रकाश मंडल को बताया कि ये प्रकाश मंडल है। ठीक है, प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं, ये सपोज ये इसका किनारा है, ये जो है वो दीप्तिमान नहीं होता। तो प्रकाश मंडल का किनारा जो प्रकाशित नहीं होता है, उसको हम वर्ल्ड मंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे जो प्रकाशित नहीं होते हैं या फिर दीप्तिमान नहीं होते हैं, उनको हम वर्ल्ड मंडल के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड मंडल में जो है सौर ज्वाला, जो सौर ज्वालाएं हैं, उनका संबंध जो है वो वर्ल्ड मंडल से है। सौर ज्वालाओं का संबंध किससे है? वर्ल्ड मंडल से है। वर्ल्ड मंडल में सौर ज्वालाएं उठती हैं। जो सौर ज्वालाएं जो हैं, उनको हम, पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, ये सबको पता होगा। ये तो सन है और ये है पृथ्वी। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। पहला ध्रुव है, इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला नॉर्थ की साइड उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो सौर ज्वालाएं हैं, उनको उत्तरी ध्रुव पर बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर इन सौर ज्वालाओं का नाम है ऑरोरा
बोरियालिस। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर इन सौर ज्वालाओं को ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। अब आप कैसे ऑस्ट्रेलिस को कैसे याद करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो दक्षिण में है, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो सौर ज्वालाएं हैं उनको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने अब ये ऑरोरा शब्द जो है वो कहाँ पर बना, तो ऑरोरा जो है, जो हमारी वायुमंडल की जो परत है जिसको हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, आयन मंडल में इन सौर ज्वालाओं का नाम जो है क्या पड़ जाता है, ऑरोरा पड़ जाता है। आयन मंडल में इन सौर ज्वालाओं का नाम क्या है, ऑरोरा हो जाता है। ठीक है, तो बर्ड मंडल में हमने क्या क्या सीखा कि प्रकाश मंडल की जो सतह जो दीप्तिमान नहीं है, या बर्ड मंडल के जो किनारे, सॉरी प्रकाश मंडल के जो किनारे हैं जो दीप्तिमान नहीं है, उनको हम बर्ड मंडल या क्रोमोस्फियर के नाम से जानते हैं। और सौर ज्वालाओं का संबंध जो है वो बर्ड मंडल से है, और सौर ज्वालाएं जो हैं उनको हम उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। ऑरोरा शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ, किस वायुमंडल की किस परत से हुई है, तो वो है आयन मंडल। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके दूसरे पार्ट को मैं आपको समझाऊंगी। एक मैंने आपको बता दिया प्रकाश मंडल, एक बर्ड मंडल, और उसके बाद आज मैं आपको अब आगे बताऊंगी कोरोना। कोरोना क्या होता है, सूर्य की कोरोना जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तब कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो है कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। दूसरा, कोरोना से एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो कोरोना से जो है वो एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। ठीक है, दो चीजें आपने जानी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है वो कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसको कोरोना से एक्स रेज उत्पन्न होती हैं, और कोरोना को हम सूर्य किरीट के नाम से भी जानते हैं। कोरोना को हम सूर्य किरीट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए आप जो है 8299269660 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।